Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, कल हमने वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी बिंदु पर एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की गणना की थी कि हम जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान किस तरह निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने दो विधियों का इस्तेमाल किया था। एक सामान्य विधि थी और दूसरी उसकी एक वैकल्पिक विधि थी। तो दोनों ही विधि आपने पढ़ ली होंगी और दोनों का इस्तेमाल करके, दोनों का उपयोग करके आप वैद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम वैद्युत क्षेत्र में स्थित जो विद्युत द्विध्रुव है उस पर कितना बलाघूर्ण कार्य करता है और बलाघूर्ण जो है, यदि बलाघूर्ण के कारण यदि हम उसको घुमाएं वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में, तो उस पर हमें कितना कार्य करना पड़ेगा या बलाघूर्ण कितना कार्य करेगा, इस सब पर अपनी चर्चा करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बलाघूर्ण का मान, तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू पर क्षेत्र की दिशा में लगने वाला बल क्यू ई तथा माइनस क्यू पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगने वाला बल क्यू ई है। ये दोनों बल एक दूसरे के समांतर हैं, परिमाण में बराबर हैं, इसलिए ये दोनों आपके एक बल युग्म का निर्माण करते हैं और जिसका बलाघूर्ण निम्न समीकरण के द्वारा दिया जा सकता है, टॉ इजकल टू क्यू ई इंटू ट्वाइस ए साइन थीटा, जहाँ ट्वाइस ए विद्युत द्विध्रुव जो इकाई है उसकी लंबाई है, एक तरह से प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी है, और थीटा वह कोण है जो आपका वैद्युत द्विध्रुव वेक्टर ई के साथ बनाता है। तो जहाँ 2a द्विध्रुवों के बीच के मध्य की दूरी है, अब ट्वाइस क्यू ए इजकल टू पी के, तो इसलिए टॉ इजकल टू पी ई साइन थीटा। तो सदिश रूप में टॉ को p क्रॉस ई वेक्टर p वेक्टर टॉ इजकल टू वेक्टर p वेक्टर क्रॉस वेक्टर e लिखा जा सकता है। यदि थीटा इजकल टू 0 अर्थात p व e एक ही दिशा में है तो टॉ इजकल टू 0, उस स्थिति में आपके विद्युत द्विध्रुव पर कोई बलाघूर्ण कार्य नहीं करता। यह स्थिति स्थायी संतुलन की स्थिति होती है कि यदि हम इससे थोड़ा सा डिस्टर्ब करके, स्थायी संतुलन की स्थिति वह होती है कि यदि निकाय को स्थायी संतुलन की मतलब उस स्थिति से थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया जाए तो निकाय इमीडिएटली अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। तो ये स्थायी संतुलन की स्थिति है जब निकाय पर कोई बलाघूर्ण कार्य नहीं कर रहा हो। यदि थीटा इजकल टू पाई, मतलब जिस समय द्विध्रुव आपके एक लंबवत है तो उस समय पी व ई की दिशा अर्थात यदि थीटा इजकल टू पाई अर्थात पी व ई की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो भी टॉ इजकल टू 0, लेकिन यह स्थिति अस्थायी संतुलन की स्थिति कहलाती है, क्योंकि यदि इस स्थिति में आप थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करेंगे तो आपका द्विध्रुव पूरी तरह घूम के स्थायी संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए दोनों स्थितियों में जब थीटा इजकल टू 0 है, थीटा इजकल टू पाई है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण का मान 0 होता है, लेकिन पहली स्थिति आपकी स्थायी संतुलन की स्थिति कहलाती है और दूसरी स्थिति आपकी अस्थायी संतुलन की स्थिति कहलाती है। क्योंकि पहली में यदि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो डिस्टर्बेंस को, जैसे ही आप डिस्टर्बेंस वाले बल को हटाएंगे तो वह अपनी पुरानी स्थिति में तुरंत लौट आता है, जबकि अस्थायी संतुलन की स्थिति में डिस्टर्ब करने पर वह अपनी पुरानी स्थिति में ना लौट के स्थायी संतुलन की स्थिति की ओर आ जाता है। अब हम द्विध्रुव को कोण θ1 से θ2 तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा उसकी गणना करते हैं। माना किसी क्षण वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाते हुए स्थित है।
इस स्थिति से द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू कहा जाए तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉ डी थीटा। यह वेल नोन इसको इक्वेशन है जिसे हम सभी जानते हैं कि यदि बलाघूम के कारण यदि डिस्टर्बेंस डी थीटा होता है तो किया गया कार्य, निकाय पर किया गया कार्य डी डब्ल्यू टॉ डी थीटा के बराबर होता है, परंतु टॉ इजकल टू पी साइन थीटा, इसलिए डी डब्ल्यू इजकल टू पी साइन थीटा डी थीटा। अतः किसी वैद्युत क्षेत्र को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य W इजकल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2 PE साइन थीटा डी थीटा, या W इजकल टू PE माइनस कॉस थीटा और लिमिट्स फ्रॉम θ1 टू θ2। यदि इसे सॉल्व किया जाए तो W इजकल टू PE ब्रैकेट कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, θ1 बराबर 0 और θ2 बराबर थीटा हो तो W इजकल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। यह कार्य है जो किसी वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से स्थायी संतुलन की स्थिति से थीटा कोण तक घुमाने में किया जाता है। अब बात आती है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का मापन सुविधा की दृष्टि से उस स्थिति के सापेक्ष किया जाता है जिसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश P व वैद्युत क्षेत्र E के मध्य कोण थीटा हो। तो हम जानते हैं थीटा बराबर 0 से थीटा इजकल टू थीटा तक घुमाने में टॉ इजकल टू पी साइन थीटा के विरुद्ध किया गया कार्य निम्न समीकरण के द्वारा दिया जा सकता है कि U इजकल टू W 0 से थीटा पी साइन थीटा डी थीटा और W इजकल टू पी कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, W इजकल टू पी 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा बराबर 90 के लिए W इजकल टू पी। अतः वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा U इजकल टू W माइनस डब्ल्यू डैश या PE 1 माइनस कॉस थीटा माइनस PE या U इजकल टू माइनस PE कॉस थीटा। समीकरण 3, तो थीटा बराबर 0 के लिए वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा माइनस PE होती है जो न्यूनतम है। यह स्थिति स्थायी संतुलन की स्थिति है। इसी प्रकार थीटा बराबर पाई के लिए वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा U बराबर PE, यह स्थिति अधिकतम वैद्युत स्थिति ऊर्जा की है। इसे अस्थायी संतुलन की स्थिति कहा जाता है। स्थायी संतुलन की अवस्था से अस्थायी संतुलन की अवस्था में लाने की प्रक्रिया में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा डेल्टा U इजकल टू PE माइनस PE ट्वाइस PE। तो इस तरह हमने वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थिति ऊर्जा के विषय में बात की। तो वस्तुतः स्थायी संतुलन की स्थिति वह होती है जिसमें किसी निकाय की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होती है और अस्थायी संतुलन की स्थिति वह होती है जिसमें किसी निकाय की स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है। तो इन सब के विषय में हमने ऊपर के टॉपिक में बात की है। अब हम आते हैं r त्रिज्या के समावेशित गोले की स्थिति ऊर्जा। माना r त्रिज्या के एक गोले को उसके पूरे आयतन में Q आवेश के द्वारा समावेशित किया गया है। गोले के आवेशन की प्रक्रिया में किया गया कार्य ही उसकी स्थिति ऊर्जा के तुल्य होगा। गोले के निर्माण में किए गए कार्य की गणना के लिए हम गोले को विभिन्न आवेश परतों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। ऐसी ही एक आवेश परत जिसका आंतरिक त्रिज्या r तथा बाह्य त्रिज्या r प्लस dr है, इस आवेश परत को अनंत से r त्रिज्या के गोले के साथ संयुक्त करने में किया गया कार्य dw इजकल टू q डैश v, जहाँ v r त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर विभव का मान व q डैश आवेश परत के आवेश का मान है। अब r त्रिज्या के गोले में आवेश का मान q इजकल टू कैपिटल Q ओवर 4/3 पाई आर क्यू इंटू 4/3 पाई आर क्यू के, Q बराबर क्यू आर क्यू ओवर आर क्यू। यह आवेश r त्रिज्या के गोले के केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है। परिणामतः r त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर विभव का मान जो होगा
V will be equal to KQ over RK, या V is equal to KQ कैपिटल Q RQ over स्मॉल r इंटू R कैपिटल RQ, या V is equal to KQ R स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल RQ, समीकरण 2। अब Q डैश इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर dr इंटू Q ओवर 4/3 पाई RQ, क्योंकि 4 पाई R स्क्वायर dr उस परत का वॉल्यूम है और ये आपका एकांक आयतन में घनत्व का आवेश घनत्व का मान है। तो दोनों को गुणा करने पर हमें Q डैश की वैल्यू प्राप्त होती है 4 पाई R स्क्वायर dr इंटू Q ओवर 4/3 पाई RQ। Q डैश इज इक्वल टू 3Q R स्क्वायर dr ओवर कैपिटल RQ, समीकरण 3। समीकरण 1, 2 व 3 से यदि हम मान निकालें तो dW इज इक्वल टू 3Q स्मॉल r स्क्वायर dr ओवर कैपिटल RQ इंटू KQ R स्क्वायर ओवर कैपिटल RQ, तो dW इज इक्वल टू K 3K Q स्क्वायर R4 dr ओवर R6, समीकरण 4। अतः संपूर्ण गोले को बनाने में किया गया कार्य W इज इक्वल टू 0 to R 3K Q स्क्वायर R4 डिवाइडेड बाई R6 इंटू dr, W इज इक्वल टू 3/5 K Q स्क्वायर ओवर R। यही कार्य समावेशित गोले की स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होगा। तो इस तरह हमने जो R त्रिज्या का एक समरूप से आवेशित गोला है उसकी कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी इस बात की गणना की है। तो आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक छोड़ते हैं। इसके पश्चात जो लेक्चर होगा उसमें हम R त्रिज्या के चालक गोले को Q आवेश देने में किया गया कार्य इसकी गणना करेंगे, और इसकी गणना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। चलिए खैर इसको हम आज ही करते हैं। तो R त्रिज्या के चालक गोले को Q आवेश देने में किया गया कार्य, माना चालक गोले के आवेशन की प्रक्रिया में किसी क्षण गोले पर आवेश का मान स्मॉल q है। इस आवेश के कारण गोले के पृष्ठ पर विभव का मान V विल बी इक्वल टू KQ ओवर R। अब यदि इस गोले को dq आवेश दिया जाता है तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य dW इक्वल टू V इंटू dq, या dW इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R dq। अतः चालक गोले को Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य W इक्वल टू 0 to Q KQ ओवर R dq, या W इक्वल टू KQ स्क्वायर ओवर 2RK। यही कार्य गोले की वैद्युत स्थिर ऊर्जा में परिवर्तित होता है। आज के बस लेक्चर में यहीं छोड़ते हैं। कल हम इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या जो आपकी क्लासिकल रेडियस है इलेक्ट्रॉन की उसे निकालेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर यही ख़त्म हो रहा है। तो इसकी चिरसम्मत एनर्जी भी आज ही निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। यदि यह माना जाए कि इलेक्ट्रॉन यह आवेश उसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित होता है तो इलेक्ट्रॉन की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 3/5 KQ स्क्वायर ओवर R होगी, जहां R इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केवल इस ऊर्जा के कारण माना जाए तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से 3/5 KQ स्क्वायर ओवर R इक्वल टू mc स्क्वायर, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तथा c प्रकाश का वेग है। उपरोक्त समीकरण से R इक्वल टू 3K Q स्क्वायर ओवर 5 mc स्क्वायर यदि इसमें वैल्यू रखी जाए और इसे सॉल्व किया जाए तो R का मान 1.69 10⁻⁻15 मीटर या 1.69 फर्मी होता है। यही इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या है। तो स्टूडेंट्स, ये एक तरीके से ये चैप्टर आज यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम अगले चैप्टर में लेंगे और उसका लेक्चर मैं आपको भेजूंगा। थैंक यू वेरी मच।